everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की biology की क्लास में what we are going to discuss? Yes, we will discuss about the breathing जो है, जो respiration जो है, उसका regulation कैसे होता है, कब inspiration होना है, कब expiration होना है, how it is all regulated. We will discuss about that और इसी के साथ साथ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे respiratory disorders के बारे में. ठीक है, ओके. So for complete lecture and live classes, what you have to do, you know very well, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा साइंस इजीली चैनल को, और जहां पर आपको मिलेगा कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्लास 11th एज वेल एज फॉर 12th. अगर किसी भी वजह से आप कोई भी पिछला पुराना टॉपिक कवर नहीं कर पाए हैं, हमारी वीडियोस नहीं देख पाए हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कर लेंगे, वहां आपको हर टॉपिक के लिए वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी, राइट. और लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गैसियस एक्सचेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हाउ इट अकर्स. हमने देखा था पार्शियल प्रेशर हर गैस का, उसका जो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से गैसेस दे मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. और इसी के साथ साथ हमने डिस्कस किया था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ठीक है, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन वी हैव डिस्कस्ड. अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन के साथ, अगर हम उसके अगेंस्ट एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी अ सिग्मॉइड कर्व. ठीक है, तो हमने देखा था ऑक्सीजन की डिसोसिएशन, मतलब हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होने के बाद किस तरह से ऑक्सीजन टिश्यूज को सप्लाई की जाती है. तो इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि 100 ml में से सिर्फ 5 ml जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज को दी जाती है. तो इसी तरह से हमने देखा कि कैसे वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ऑक्सीजन के बढ़ने के साथ साथ राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता है. दैट इज नोन एज बोहर्स इफेक्ट, राइट. तो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जब होगी, जब हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज करेंगे, जब एसिडिटी इंक्रीज करेगी, पीएच डिक्रीज करेगी, तब जो डिसोसिएशन कर्व है दैट वो सिग्मॉइड कर्व है, दैट विल शिफ्ट टू द राइट साइड. और इसी को हमने क्या बोला था, बोहर्स इफेक्ट. और इसी के साथ हमने डिस्कस किए थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा, कि ये जो रेगुलेशन कैसे होता है रेस्पिरेशन का. अगर हमने एक बार एयर को अंदर ले लिया तो क्या हम इनहेलेशन ही करते जाएंगे? नहीं, कब हमें एक्सहेलेशन करेंगे, कब हम इनहेलेशन करेंगे, ये सारा जो काम है दैट इज वेरी वेल रेगुलेटेड. ठीक है, और कहाँ से रेगुलेशन होता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज. डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को. ठीक है, चलो सबसे पहले देखो बेटा रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है, आपके माइंड में आना चाहिए कि जो ब्रीदिंग है उसका कंट्रोल कब है, कब इंस्पिरेशन होगा और कब एक्सपिरेशन होगा. ठीक है, तो इसी चीज को बेटा समझते हैं. क्या करना है हमें करना है बेटा रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग. इसके लिए हमारे पास दो तरह से ये जो रेगुलेशन है वो चलता है. एक तो चलता है बेटा इट इज न्यूरोनल रेगुलेशन. ठीक है, ब्रेन के साथ कैसे कनेक्टेड है. दूसरा हमारे साथ नर्वस कंट्रोल जो हम बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास है बेटा केमिकल रेगुलेशन. क्या है? केमिकल रेगुलेशन. न्यूरोनल रेगुलेशन के अंदर वी विल स्टडी 3 तरह के सेंटर्स हम पढ़ेंगे. इंस्पिरेटरी सेंटर, एक्सपिरेटरी सेंटर मतलब जो एक्सपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो इंस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और निमोटेक्सिक सेंटर है जो लिमिट करेगा इंस्पिरेटरी सेंटर को, राइट. That will be included in our neuronal regulation. जब हम बात करेंगे केमिकल रेगुलेशन की, हम पढ़ेंगे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स के बारे में, और साथ ही साथ देखेंगे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स. दिस आर द केमिकल रेगुलेशन. तो ये चलेगा बेटा हमारा फ्लो. क्या समझा हमने? रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग बाय 2 टाइप्स ऑफ regulations. Number 1, neuronal regulation. Number 2, that is chemical regulation.
न्यूरोनल रेगुलेशन के अंदर हमारे पास आएंगे इंस्पिरेटरी सेंटर, एक्सपिरेटरी सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में हम बात करेंगे। और केमिकल रेगुलेशन में वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रल एज वेल एज पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा न्यूरोनल रेगुलेशन पे बात कर लेते हैं। न्यूरोनल रेगुलेशन है, इसके जो सेंटर्स हैं दे आर लाइंग एट द फ्लोर ऑफ पोन्स एंड मेडला। ठीक है, इफ दिस इज पोन्स, ये क्या है बेटा पोन्स, और ये क्या है मेडला। ठीक है, तो पोन्स एंड मेडला के ऊपर ये सेंटर्स प्रेजेंट है और इनको हम रिदमिसिटी सेंटर भी बोलते हैं, बिकॉज रिदम के साथ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिदमिसिटी सेंटर, रिदमिसिटी सेंटर। ठीक है, तो न्यूरोनल रेगुलेशन में कौन इन्वॉल्व है, पोन्स एंड मेडला। देखो बेटा, मेडला के पास देयर इज वन डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जिसको हम लिख रहे हैं DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और मेडला में ही एक और सेंटर है दैट इज VRG। VRG का मतलब वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और एक जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो लिमिट करेगा प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, आफ्टर रेगुलर इंटरवल के बाद इनहेलेशन को रोकने का जो काम है वो कौन करेगा, दैट विल बी डन बाय दिस न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एंड वेयर दिस न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन द पोन्स, राइट। तो सबसे पहले हमें यही बात याद रखनी है, जो न्यूरोनल रेगुलेशन है उसका जो DRG सेंटर है जिसको हमने इंस्पिरेटरी सेंटर बोला। ठीक है, एक सेकेंड, इंस्पिरेटरी सेंटर को ही हम क्या बोल रहे हैं बेटा, DRG। कहां प्रेजेंट है, मेडला के अंदर। और एक्सपिरेटरी सेंटर को हम बोल रहे हैं VRG, ये भी कहां प्रेजेंट है, मेडला के अंदर। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये कहां प्रेजेंट है, पोन्स के अंदर। और ये दोनों जो सेंटर्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन मेडला, राइट। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम क्या है, ये लिमिट करेगा, किसको लिमिट करेगा, द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, लिमिट्स द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल। मतलब कहने का ये इंस्पिरेटरी सेंटर को लिमिट करेगा। और कौन है हमारे पास इंस्पिरेटरी सेंटर, दैट इज DRG। दिस इज DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और जिसको हमने इंस्पिरेटरी सेंटर भी बोला। व्हाट इज VRG? VRG क्या है बेटा, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जिसको हम एक्सपिरेटरी सेंटर भी बोलते हैं। थर्ड हमने पढ़ा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये लिमिट करता है प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल। आई होप इतनी बात हमें क्लियर है। DRG मेडला, VRG मेडला, पोन्स में क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, DRG इंस्पिरेटरी सेंटर है, VRG एक्सपिरेटरी सेंटर है, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर DRG की फंक्शनिंग को या इनहेलेशन के प्रोसेस को लिमिट करता है। ठीक है, चलो DRG का काम क्या है, नाम से समझ में आएगा, इंस्पिरेटरी सेंटर है बेटा ये। दैट मीन्स इट जनरेट्स द सिग्नल्स फॉर DRG क्या करेगा बेटा, जनरेट सिग्नल्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स फॉर इनहेलेशन। और अब आपको पता है इनहेलेशन के लिए क्या करना पड़ता है। देखो, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं इनहेलेशन के अंदर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो जल्दी से मुझे बताएंगे, यस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इनकी बेटा कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाने की, इंटरकोस्टल मसल्स, इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वी नो इनहेलेशन होगा, राइट। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो एयर बाहर से अंदर की तरफ एंटर करेगी। ठीक है, तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज DRG। तो DRG इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पिरेशन, इनहेलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। ओके, VRG का क्या रोल है बेटा, नॉर्मल ब्रीदिंग साइकिल के अंदर ये ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। दिस इज एक्सपिरेटरी सेंटर है, बेसिकली एयर को बाहर निकालने का काम है।
और न्यूमोटैक्सिक सेंटर हम समझ चुके हैं क्या करेगा, प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन को लिमिट करेगा, मतलब DRG को लिमिट करेगा। ओके, अब आप मुझे बताओ न्यूमोटैक्सिक सेंटर का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मान लो DRG सेंटर स्टिमुलेट हो गया तो क्या इनहेलेशन ही होता जाएगा, हमें उस इनहेलेशन को रोकना भी पड़ेगा। यही जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है दैट इज नोन एज ब्रीदिंग रेट। ठीक है, हमने देखा था जो ब्रीदिंग रेट है कितना होता है, दैट इज 12 पर मिनट। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हम बात कर रहे हैं। और एक ब्रीदिंग साइकिल में मतलब दोनों इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर कितना टाइम लगता है, दैट टेक्स 5 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स इसमें हमें पता है किसके हैं, इनहेलेशन के, और 3 सेकेंड्स किसके हैं बेटा, एक्सहेलेशन के। ठीक है, अगर हम इसको एक टाइम लाइन पे ड्रॉ करें तो सबसे पहले ये समझो, जब DRG का सिग्नल आता है, DRG सिग्नल, तब क्या होगा बेटा, तब क्या होगा, मसल्स कौन से, रेडियल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से एयर अंदर जाएगी। और इनहेलेशन का हमने देखा टाइम कितना है नॉर्मल कंडीशंस में, दैट इज 2 सेकेंड्स। तो अगर 2 सेकेंड्स तक यहां पर इनहेलेशन हो रहा है तो अब अगर इसको नहीं रोका गया तो एयर अंदर ही अंदर भरती जाएगी, बाहर निकालने के लिए इसके कोई हमें क्या चाहिए, स्टिमुलस। तो अब काम शुरू होता है बेटा न्यूमोटैक्सिक सेंटर के, न्यूमोटैक्सिक सिग्नल्स। ठीक है, 2 सेकेंड्स के बाद न्यूमोटैक्सिक सेंटर विच इज प्रेजेंट इन द पोन्स, वहां से आएंगे सिग्नल्स और वो क्या करेंगे, इनहेलेशन को लिमिट कर देंगे। क्या कर देंगे, इनहेलेशन को लिमिट कर देंगे। और तब 3 सेकेंड्स के लिए क्या होगा, एक्सहेलेशन। ठीक है, तो ऐसी एक्सहेलेशन हो गया। फिर अगले 2 सेकेंड तक क्या चलेगा बेटा, इनहेलेशन। क्या चलेगा, इनहेलेशन। फिर 3 सेकेंड के बाद क्या चला, एक्सहेलेशन। फिर 2 सेकेंड्स के बाद इनहेलेशन, फिर 3 सेकेंड्स के बाद एक्सहेलेशन। तो जैसे जैसे DRG का सिग्नल आएगा वैसे वैसे इनहेलेशन होगा। अब उस इनहेलेशन को लिमिट करने के लिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर अपने सिग्नल को भेजेगा, तो 3 सेकेंड तक क्या होगा, एक्सहेलेशन। तो इस तरह से 5 सेकेंड के अंदर एक ब्रीदिंग साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपसे, अगर जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल देने लग जाए, अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर स्ट्रॉन्ग सिग्नल देने लग जाए तो क्या होगा। देखो, स्ट्रॉन्ग सिग्नल का मतलब ये है, अगर ब्रीदिंग रेट अभी मान लो हमारा नॉर्मल 12 पर मिनट है, ठीक है, अब जब सिग्नल स्ट्रॉन्ग आने लग गए दैट मीन्स टाइम बढ़ गया। ठीक है, टाइम बढ़ गया। चलो इसको देखते हैं। स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स का मतलब कितना हुआ बेटा, 15 पर मिनट आने लग गए। मान लो सिग्नल कितने आने लग गए, 15 पर मिनट। ठीक है, ओके, क्या होगा अब, ब्रीदिंग रेट कितना है, 4 सेकेंड, मतलब स्ट्रॉन्ग आएंगे तो काम जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, 5 सेकेंड में जो पूरा ब्रीदिंग साइकिल पूरा हो रहा था, अब ब्रीदिंग सिग्नल स्ट्रॉन्ग आने लग गए। तो अब क्या होगा, जिसकी वजह से जो आपका ब्रीदिंग रेट है वो 4 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, जल्दी काम होगा। ब्रीदिंग रेट अगर 4 सेकेंड्स है तो इसमें इनहेलेशन को कितना टाइम मिला बेटा, 1.6, ये हमने समझा हुआ ऑलरेडी, मतलब 40% इनहेलेशन के लिए, 60% एक्सहेलेशन के लिए, राइट। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो अगर जो 2 सेकेंड्स में लंग्स के अंदर हवा भर रही थी, अब उसके लिए टाइम कितना मिला बेटा, 1.6 सेकेंड्स। इसका मतलब टाइम कम हो गया एयर के भरने का। तो लंग्स की जो इनकम्प्लीट फीलिंग होगी, जिसकी वजह से ब्रीदिंग रेट भले ही डिक्रीज कर गया, बट जो ब्रीदिंग है वो शैलो हो जाएगी। शैलो मतलब इनकम्प्लीट फीलिंग ऑफ लंग्स होगी। और एक्सहेलेशन हो जाएगा 2.4 सेकेंड्स का, मतलब जो एयर 2 सेकेंड्स में भरनी थी वो अब उसके लिए टाइम मिल रहा है 1.6 सेकेंड्स। दैट मीन्स लंग्स कहीं ना कहीं क्या रह जाएंगे, इनकम्प्लीटली फिल्ड रह जाएंगे। ठीक है, बट ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो रही है, तो ब्रीदिंग रेट क्या हो गया बेटा, दैट इज इंक्रीज्ड। बट ब्रीदिंग रह कैसी गई, शैलो रह गई, इनकम्प्लीट फीलिंग हो गई। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही बोलना है दैट ब्रीदिंग रेट इंक्रीज्ड। न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सिग्नल, मतलब वो इंस्पिरेशन को रोक रहा है।
जैसे जब DRG 15 पर मिनट है तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर का बेटा 15 पर मिनट ही चलेगा। एक्सहेलेशन इनहेलेशन तो टाइम जो है हमने क्या देखा, इनहेलेशन का टाइम जो है वो कम हो जाएगा। DRG के काम को न्यूमोटैक्सिक सेंटर जल्दी रोक देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, शैलो ब्रीदिंग। अच्छा, अब अगर यही उल्टा हो जाए, अगर वीक सिग्नल देने लग जाए, अब वीक सिग्नल का मतलब क्या है बेटा, वीक सिग्नल का मतलब हम लेते हैं 15 पर मिनट, तो हमने देखा स्ट्रॉन्ग सिग्नल, तो अब हम 12 से नीचे ले लेते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि ब्रीदिंग रेट मान लो 10, वीक सिग्नल आने की वजह से क्या हुआ 10 पर मिनट, राइट, ये हमने यहाँ पे मान के चला। अब इस केस में क्या होगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर के वीक सिग्नल आने की वजह से जो इंस्पिरेशन है उसका टाइम बढ़ जाएगा, 2.4 हो जाएगा 40% पे, और 60% अगर हम ये ले तो एक्सहेलेशन का टाइम कितना हो जाएगा, 3.6 सेकेंड्स। मतलब टोटल ब्रीदिंग रेट में हमें 6 सेकेंड्स लग रहे हैं। ब्रीदिंग जो सिग्नल वीक आने लग गए, मतलब 10 सिग्नल्स आ रहे पर मिनट, मतलब DRG 10 पर मिनट पे काम कर रहा है, न्यूमोटैक्सिक भी 10 पर मिनट पे वीक सिग्नल आ रहे हैं। अब वीक सिग्नल आने की वजह से ब्रीदिंग रेट जो है ना वो कम हो जाएगा, बट ध्यान देना एयर भरने के लिए लंग्स को ज्यादा टाइम मिल रहा है, 2 सेकेंड से ज्यादा टाइम मिल रहा है, दैट मीन्स 2.4 सेकेंड्स। तो ब्रीदिंग रेट भले ही कम हो गया, बट ब्रीदिंग कैसी होगी, डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो गई, ज्यादा एयर अंदर हम भर सकते हैं, राइट। तो ब्रीदिंग रेट, अगर वीक सिग्नल आ रहे हैं तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज्ड बट डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग डिक्रीज्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम ये ब्रीदिंग रेट्स के सिग्नल को समझ सकते हैं। ये हुआ बेटा हमारा न्यूरोनल रेगुलेशन। अब हम बात करेंगे केमिकल रेगुलेशन की। ठीक है, देखो केमिकल रेगुलेशन में क्या है, केमिकल रिसेप्टर्स है और पेरिफेरल रिसेप्टर्स है हमारे पास। ठीक है, केमिकल जो रिसेप्टर्स हैं, सॉरी केमिकल रिसेप्टर्स नहीं, कीमो रिसेप्टर्स, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स है जो, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द मेडल्ला। कहाँ है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, मेडल्ला में। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये डिटेक्ट कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। ठीक है, और जैसे ही वो ये देखेंगे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो मेडल्ला के अंदर प्रेजेंट है, जैसे ही वो ये चेक करते हैं कि जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कम है, तो वैसे ही DRG सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, सिग्नल डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्रोवाइड सिग्नल टू DRG, और DRG क्या करेगा बेटा, ब्रीदिंग रेट बढ़वा देगा, ब्रीदिंग रेट बढ़वा देगा। तो ये हुए बेटा सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। कहाँ प्रेजेंट है ये, दे आर प्रेजेंट इन द मेडल्ला। क्या काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन, डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करके किसको स्टिमुलेट करते हैं, DRG को। DRG क्या करता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करवा देता है, राइट। ओके, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर ये क्या होते हैं, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स बेसिकली हार्ट से हमें पता है एक एरियोटा निकलता है, आर्टरी है, ये आर्टीरियल ब्लड होगा, दैट इज सिस्टेमिक एरियोटा जो पूरी बॉडी को फिर ब्लड सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, इस सिस्टेमिक एरियोटा के पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं एरियोटिक बॉडीज। जो एरियोटा के अंदर प्रेजेंट है वो एरियोटिक बॉडीज। अब इसी एरियोटा से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जिनको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरीज। ठीक है, कुछ रिसेप्टर्स कैरोटिड आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं बेटा कैरोटिड बॉडीज। तो पेरिफेरल जो रिसेप्टर्स है, कीमो रिसेप्टर्स है, दे आर बेसिकली एरियोटिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज, एरियोटिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज। ठीक है, तो कैरोटिड बॉडीज और एरियोटिक बॉडीज ये क्या, ये कहां प्रेजेंट है, आर्टीरियल ब्लड में डिटेक्ट करते हैं किसको, डिटेक्ट इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन आर्टीरियल ब्लड। वो ब्लड जो टिश्यूज के पास जा रहा है, अगर वहां पे ऑक्सीजन कम है उस ब्लड में, तो वो क्या करेंगे, वही सेम सिग्नल जाएंगे बेटा DRG के पास। DRG प्रेजेंट है मेडल्ला में, और वो क्या करेगा, ब्लड रेट, ब्रीदिंग रेट उसको इंक्रीज कर देगा। ठीक है,
तो केमिकल रिसेप्टर्स में हमने पढ़े सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स मेडुला में प्रेजेंट है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स सिस्टेमिक एरियोटा और कैरोटिड आर्टरीज में बॉडीज कुछ प्रेजेंट है, जिनको बोला कैरोटिड बॉडीज एंड एरियोटिक बॉडीज। ये बॉडीज क्या करती हैं, आर्टीरियल ब्लड के अंदर डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर लेती हैं, बट these centers are more sensitive to कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन देन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या हुआ, इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड क्या कर दिया बेटा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर दिया। कैसे कर दिया, डीआरजी को स्टिमुलेट करके। ठीक है, और जिसका मतलब वेंटिलेशन लंग्स का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है बेटा, इंस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सपिरेटरी सेंटर दोनों को स्टिमुलेट करती है, राइट। और ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं ऑक्सीजन के लिए बेटा लेस सेंसिटिव है। अगर हम सोचें कि ऑक्सीजन की कमी नहीं, जैसी ऑक्सीजन कम है दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, दे आर वेरी लेस सेंसिटिव टू ऑक्सीजन चेंजेस rather than कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, नॉट टू ऑक्सीजन। ठीक है, ये बातें भी हमें याद रखनी है। ये हमने समझा बेटा रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, देखो हमने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू एज पर एनसीईआरटी हमने क्या देखा, रेस्पिरेटरी सेंटर्स कौन कौन से हैं। एक तो हमने देखा रिदमिक सेंटर, एज पर एनसीईआरटी रिदमिक सेंटर, नीमोटैक्सिक सेंटर and then chemosensitive centers। ठीक है, इसके अंदर रिदमिक सेंटर में आ गए बेटा आपके डीआरजी एंड वीआरजी, ये कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला में। नीमोटैक्सिक सेंटर आपका प्रेजेंट है पोन्स में, और कीमोसेंसिटिव सेंटर हमने क्या देखा, कैरोटिड बॉडीज, पेरिफेरल बॉडीज और मेडुला के अंदर कुछ सेंटर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ओके, आगे आ जाओ। अब देखो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर की हम पहले बात करते हैं। रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर के अंदर बोथ इंस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सपिरेटरी सेंटर्स को हम इंक्लूड करेंगे, मतलब डीआरजी और वीआरजी को। ओके, कहाँ मिलते हैं बेटा हमें, मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को कंट्रोल करते हैं, राइट। ओके, लेट अस सी रिदम सेंटर इस वाले रीजन में। दिस इज एक्सपिरेटरी एरिया, मतलब इसको हम क्या बोल रहे हैं, वीआरजी। ठीक है, डायग्राम में देखेंगे, दिस इज इंस्पिरेटरी एरिया मतलब डीआरजी। ठीक है, और जब हम पोन्स की बात करें तो यहाँ पे आता है नीमोटैक्सिक सेंटर और एपिन्यूस्टिक सेंटर, राइट। नीमोटैक्सिक सेंटर, एपिन्यूस्टिक सेंटर। अब हमने इस पार्ट को अलग कर लिया, दिस इज एज पर एनसीईआरटी। ये वाला पार्ट कौन से बेटा, पोन्स का। इधर आ गया बेटा हमारा वेंट्रल, वीआरजी एक्सपिरेटरी एरिया, ये आ गया नीमोटैक्सिक सेंटर पोन्स के अंदर। देन डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप मतलब इंस्पिरेटरी एरिया। दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। अच्छा, अब आ जाओ नीमोटैक्सिक सेंटर कहाँ दिखा हमें, पोन्स के अंदर, और it moderates the function of respiratory rhythm center। respiratory rhythm center के functioning को moderate करता है। impulses from this center जो पोन्स से नीमोटैक्सिक सेंटर लिमिट करेगा किसके काम को, इंस्पिरेटरी सेंटर को। तो इसका मतलब रिड्यूस कर देगा ड्यूरेशन किसका, इंस्पिरेशन का, एंड देयर बाय रेस्पिरेटरी रेट को ऑल्टर कर देगा। ठीक है, ओके, ये चीज भी हमने समझ ली। आगे आ जाओ। अब हमने देखा कौन सा सेंटर, कीमोसेंसिटिव एरिया। ये कहाँ मिलते हैं बेटा, एडजेसेंट टू द रिदमिक सेंटर, मेडुला के पास ही। ठीक है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयंस बढ़ेंगे, दैट विल एक्टिवेट दिस नीमोटैक्सिक सेंटर, राइट, विच इन टर्न किसको सिग्नल देगा, ये डीआरजी मतलब रिदमिक सेंटर को सिग्नल देगा। दूसरा एरियोटिक आर्क, जो हमने समझा सिस्टमिक एरियोटा के जब वो कर्व आता है, दैट इज एरियोटिक आर्क, और कैरोटिड आर्टरीज
इनके अंदर कुछ ऐसी बॉडीज प्रेजेंट है जिनको हमने बोला कैरोटिड बॉडीज एंड एरोटिक बॉडीज, वो डिटेक्ट करेंगे चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा सेंसिटिव है और सिग्नल सेंड करेंगे रेस्पिरेटरी सेंटर को और क्या करेंगे, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करवा देंगे। दैट ऑल्सो वी हैव अंडरस्टूड। तो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड विद द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। और अब हम बात करने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। चलो, डिसऑर्डर में सबसे पहले बेटा बहुत कॉमन नाम जो आप सुनते हैं दैट इज अस्थमा। अस्थमा आपने देखा होगा, दैट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्रीथ करने में डिफिकल्टी होती है, जिसकी वजह से व्हीजिंग साउंड आती है। क्यों आती है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का, तो फिर उनको क्या लेना पड़ता है बेटा, इनहेलर्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, इन इनहेलर्स की हेल्प से डायलेट किया जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को ताकि मैक्सिमम एयर अंदर जा सके। तो दिस इज बेसिकली एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। आपने देखा होगा जब भी सीजन चेंज पर या कोई एलर्जी हो किसी पॉलन ग्रेन से या जब भी डस्ट वस्ट का टाइम होता है उस टाइम पे इन पेशेंट्स की प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है, राइट। तो दैट इज अस्थमा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ओके, देन आ जाओ बेटा एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है, एल्वियोलर जो वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। अब हमें पता है कि जितना भी रेस्पिरेटरी एक्सचेंज है दैट इज थ्रू दिस एल्वियोलाई, राइट। तो इट डिक्रीजेस द रेस्पिरेटरी सरफेस। अब अगर एल्वियोलर वॉल डैमेज हो गई तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो स्पेस है वो बहुत कम रह जाएगा, जिसकी वजह से डिफिकल्टी होगी बेटा ब्रीदिंग में। ठीक है, और मेजर कॉज क्या है, ये ऐसे एल्वियोलर वॉल क्यों डैमेज होती हैं, स्मोकिंग की वजह से, राइट। तो यू कैन सी लार्ज एयर पॉकेट्स, ये है बेटा नॉर्मल कंडीशन, और इनके अंदर क्या हुआ, एल्वियोलर वॉल के डैमेज होने की वजह से स्पेस हो गया कम, दैट इज नोन एज एम्फाइसीमा। तो ये आप देख सकते हैं एम्फाइसीमा के लंग्स। कारण क्या है मेजर, स्मोकिंग। ओके, देन है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनकी वजह से बहुत सारी डस्ट प्रोड्यूस होती है। तो क्या होता है, एज ए डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी जो है इतने डस्टी एटमॉस्फेयर के साथ कोप अप नहीं कर पाती है, और अगर बहुत लंबे टाइम तक ऐसे इंडस्ट्रीज के अंदर एक्सपोजर बना रहे तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा और जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाएगी। फाइब्रोसिस का मतलब है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, और जिसकी वजह से लंग्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, और पर्सन को क्या होगी, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग। तो ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे पर्सन्स को जिनको ऐसी प्रॉब्लम है उनको मास्क जरूर वेयर करना चाहिए ताकि नोज के थ्रू वो जो डस्ट है या जिस भी इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं वो जो बाहर वाला चीजें हैं जो डस्ट वगैरह वो अंदर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो मास्क प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। तो दीज आर द इन्फेक्टेड लंग्स। इन्फेक्टेड लंग्स में क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। पर्सन में एक्सपीरियंस क्रॉनिक कफ एंड ब्लड कंटेनिंग म्यूकस, मतलब ट्यूबरक्लोसिस में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इधर हमने क्या देखा, दीज आर द नॉर्मल, दीज आर द इन्फ्लेम्ड एयरवेज। टीबी हो सकती है। ठीक है, तो विद दिस हमने कर लिए है कंप्लीट इस चैप्टर को, एंड नाउ इट्स द टाइम टू आंसर सम क्वेश्चंस। देखो अस्थमा कैसे होता है बेटा, अस्थमा को मैच करो। अस्थमा इज क्रॉनिक डिसऑर्डर एल्वियोलर, हाँ, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन। एम्फाइसीमा chronic disorder in alveolar walls are damaged due to which respiratory surface area is decreased। देखो अस्थमा के अंदर हमने क्या कवर किया अभी, सी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इसके अंदर हो जाएगी बेटा इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो अस्थमा के सामने हम मैच करेंगे इन्फ्लेमेशन ए, फर्स्ट के सामने हमारा आ गया है ए। ठीक है, सेकंड हमने देखा एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के अंदर हमने क्या देखा कि डैमेज हो जाएगी, एल्वियोलर वॉल्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं। एम्फाइसीमा के अंदर व्हाट वी हैव सीन, डैमेज वॉल, कौन सी, एल्वियोलर वॉल्स। तो 2 के सामने आ गया बी।
थर्ड क्या होगा, एक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऐसे केमिकल्स के लिए लॉन्ग एक्सपोजर दैट कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, proliferation of fibrous tissue. That means C के सामने 3 के सामने आ गया है हमारा C, तो 1A 2B 3C, यस A आ जाएगा हमारा इसमें राइट ऑप्शन। ओके, आगे आ जाओ। रेस्पिरेटरी कंट्रोल लाइज इन, कहाँ लाई करेगा बेटा रेस्पिरेटरी कंट्रोल, इज इट पोन्स, इज इट मेडुला, दोनों में ही करता है, तो हम बोल देंगे दिस इज बोथ A एंड B। ओके, आगे देखो, receptors associated with aortic and carotid arteries can recognize changes in कौन सी concentration, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड and oxygen concentration and send signals to DRG मतलब rhythmic center for remedial action। तो हमने क्या देखा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कोई पहले लिख सकते हो नीमोटैक्सिक सेंटर, नो हमने देखा यस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन के बारे में नहीं लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और रिदमिक सेंटर को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी वैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, राइट। चलो आगे आओ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अंडरलाइन कर लो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको सिलेक्ट करना है। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम द न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, यस न्यूमोटैक्सिक सेंटर से डीआरजी को सिग्नल इंस्पिरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite significant. No, role of carbon dioxide ज़्यादा है। RBC contain a very high concentration of enzyme, carbonic anhydrase and minute quantity same is present plasma too. Carbon dioxide is carried by hemoglobin, carbon ये तो हमने बेटा लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बट यहाँ पे हम देखेंगे रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जैसे ही डाउन हो जाएगी वैसे ही रेस्पिरेटरी सेंटर ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। कार्बोनिक माइन्यूट क्वांटिटी सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एंड न्यूरो सिग्नल्स फ्रॉम द न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द, यस इट विल बी बी, बट कार्बन डाइऑक्साइड का रोल ज्यादा होता है। Dash sensitive area is situated adjacent to the rhythmic center which is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen ions। देखो कौन सा एरिया था, chemosensitive area, that is chemosensitive area। Let me show you once again, that is lying to the rhythmic center, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिए ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो हम इसका आंसर देंगे कीमो सेंसिटिव एरिया। कौन सा एरिया हुआ, कीमो सेंसिटिव एरिया, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारा कीमो सेंसिटिव, सेकंड हो गया कीमो सेंसिटिव कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन, दैट मींस यहां हमारा आंसर हो जाएगा डी, राइट। तो with this in today's class what we have discussed about the regulation of respiration, disorders of respiratory system and objective questions we have completed. Next class we will start with the topic body fluid and circulation, मतलब a new chapter, हम उसके introduction से start करेंगे, और इस चैप्टर में हमने कर दिया है रेगुलेशन, डिसऑर्डर्स, चैप्टर इज कंप्लीट एज पर एनसीईआरटी, एंड विद दिस इट्स द टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर साइंस इजीली चैनल।